मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। तो चलिए वेक्टर एंड ऑप्टिक्स वाले सीरीज में हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। और ये है हमारा डिस्कशन नंबर 2। क्लियर। तो आज के इस सेगमेंट में हम लोग एनालाइज करेंगे कि अगर कोई कोप्लानर वेक्टर दिया हुआ है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर कोई कोप्लानर वेक्टर दिया हुआ है और आपको पता है अगर कोई दो वेक्टर आपको दिया हुआ है तो आप तीसरे वेक्टर को, जरा ध्यान से सुनेंगे, आप तीसरे वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के हेल्प से लिख सकते हो। क्लियर। तो आज इसी पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि अगर किसी ने मुझे इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन दे दिया है, जरा ध्यान से सुनेंगे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन दे दिया है तो मैं कैसे निकालूंगा रिफ्लेक्टेड रे। अगर आपको किसी ने इंसिडेंट रे को वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, नॉर्मल लाइन को वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, तो आप रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम लोग इसी सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हो जाइए तैयार, ठीक है। तो जरा देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा मिरर है, थोड़ा फील करेंगे सारे, ये मेरा मिरर है, ठीक है। और जरा सोचिए इस मिरर में इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर दिया गया वेक्टर आई कैप के साथ। जरा ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर दिया गया वेक्टर आई कैप के साथ। और नॉर्मल लाइन, जरा देखिए, ये जो नॉर्मल लाइन है, जरा फील करेंगे, ये जो नॉर्मल लाइन है रेड वाला, ये बड़ा खास है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल लाइन। क्लियर। मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एन कैप के साथ। क्लियर। तो जरा ध्यान से देखिए, अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप, ठीक है, तो देखिए मुझे ब्लैक वेक्टर दिया हुआ है, रेड वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये ब्लू वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। ये मेरा वेक्टर आर, तो अब मुझे एक्सप्रेस करना है वेक्टर आर। क्लियर। ये यूनिट वेक्टर इसका दिया गया है, इसका यूनिट वेक्टर दिया गया है, तो मुझे वेक्टर आर को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और इसको भी आप यूनिट वेक्टर के तौर पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो मुझे निकालना है वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आई कैप एंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एन कैप। लेकिन जरा ठहरो, अब मेरे सामने एक सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि मैं इन दोनों वेक्टर से इस वेक्टर को कैसे सोचूं, है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, ये तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लानर वेक्टर है। क्लियर। और अगर कोई भी वेक्टर कोप्लानर है तो आप समझ जाइए कि इन तीनों वेक्टर के ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। बस आपको क्या करने की जरूरत है, मैग्नीट्यूड को थोड़ा बहुत लिटिल बिट एडजस्ट करने की जरूरत है। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, जरा ठहरे, ठीक है। अब चलिए, मेरा मेन टारगेट है वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करने का। तो चलिए मैं एक थोड़ा सा बुद्धि लगाता हूं, मैं वेक्टर आई को ड्रॉ करता हूं फिर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर आई, जरा देखिए मेरे भाई, ठीक है। अब मैं वेक्टर आर को लेता हूं, ठीक है। तो देखिए वेक्टर आर को मैं यहां से उठा के यहां रखता हूं। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो एक और चीज पता चलेगा, वेक्टर आई और एन। तो देखिए वेक्टर आई के हेड पे वेक्टर एन का टेल है, तो ये दोनों तो एडेड है। तो जब ये दोनों एडेड है तो एक नया वेक्टर आपको मिलेगा आर, है ना। तो देखिए अब जरा फील करेंगे सारे, तो जरा सोचिए अगर मैं वेक्टर एन को यहां पे ऐड करता हूं, ठीक है। तो अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, तो मुझे एक नया वेक्टर, ये वेक्टर को जब मैं ऐड करूंगा तो जरा सोचो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा आर कैप। क्लियर। ये मुझे मिलेगा क्या, आर कैप। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए क्या है, अगर आप देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट होके यहां तक तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री होता तो ये भी 60, तब 60, तब हम कहते कि ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है। लेकिन ये किसी भी एंगल पे आई आ सकता है नॉर्मल के साथ। तब मुझे क्या करना है, अगर मुझे वेक्टर आर को आई कैप और नॉर्मल लाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो कहीं ना कहीं ये जिद हमें छोड़ना होगा कि वेक्टर एन को यूनिट वेक्टर है। चलिए मैं मान लेता हूं वेक्टर एन एक ऐसा वेक्टर है जो नॉर्मल लाइन के ही लाइन में है, ठीक है। बस इसकी मैग्नीट्यूड हम फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड आप कुछ भी फ्लक्चुएट करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो चलिए मैंने इसको ऐसे ले लिया, जिसमें ये n जो है ये सिचुएशन के हिसाब से आपका ढल सकता है ना। तो देखिए ये हमारा नया ट्रायंगल्स बन गया है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, ये तीनों के तीनों क्या है, कोप्लानर वेक्टर है। तो आप कोप्लानर वेक्टर को ऐड कर सकते हो, बस किसी का मैग्नीट्यूड और कुछ भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए ये तीनों के तीनों वेक्टर एडेड फॉर्म में दिख रहे हैं, है ना। यहां पे मैंने क्या किया, वेक्टर n के मैग्नीट्यूड को थोड़ा खींच दिया। क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये बात समझ में आया तो आप आगे सोचिए क्या कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में, आप किसी केस में भी कोप्लानर वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। बस क्या करना है, किसी भी वेक्टर का लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है तो आप उनको एडेड फॉर्म में दिखा सकते हो। कुछ लोग अभी भी डाउट करें, सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तीन कोप्लानर वेक्टर्स को हमेशा ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो सेम प्लेन में, तो कोई दो वेक्टर उसमें वेक्टर का काम करेगा और एक जो बचा हुआ वेक्टर है वो उसके लिए रिजल्टेंट का काम करेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके हम समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको रैंडमली कोई भी वेक्टर दे दिया, ये ठीक है, आप इसका डायरेक्शन ऊपर या नीचे, चलिए नीचे मान लीजिए, और इसका डायरेक्शन ऐसे मानिए। क्या इन तीनों वेक्टर को एडेड फॉर्म में दिखाया जा सकता है? बिल्कुल। जरा ध्यान से देखिए, आप इसके मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दीजिए। देखिए इसको आप m कैप ना बोलते हुए m इंटू एम कैप बोलिए, ठीक है। इस वेक्टर के भी मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दीजिए, आप इसको वेक्टर n कैप ना बोलते हुए n इंटू एन कैप कहिए, और आप इसको भी बड़ा कर दीजिए, आप वेक्टर o कैप ना कहते हुए o इंटू ओ कैप कहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, तब आप समझ गए होंगे कि अगर आपने इनके मैग्नीट्यूड को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दिया तो आप ये तीनों वेक्टर को एडेड फॉर्म में दिखा सकते हो। यहां पे आपने क्या किया, ये m कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह का सिचुएशन है। क्लियर? तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, o की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जरा ध्यान से देखिए, अब आप इन तीनों वेक्टर को एडेड फॉर्म में आसानी से दिखा सकते हो। देखो वेक्टर n वेक्टर o इज इक्वल टू वेक्टर m। क्या ये बातें समझ में आ गई? कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो आप अपने मन से कुछ भी ले रहे हो। नहीं, आप किसी भी वेक्टर को ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे एक वेक्टर और एक और वेक्टर ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए ऐसा है ना, तो आप इसको भी ऐसा कर सकते हो, इसको आगे पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। जरा देखिए, इसको भी आगे पीछे एक्सटेंड कर दीजिए और इसको भी आगे पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपको दिखेगा कि आप इस वेक्टर को एडेड फॉर्म में दिखा सकते हो। क्लियर? तो उसी तरह के कंसेप्ट का मैंने यहां पे यूज किया है, ठीक है। चलिए अब अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये उठता है कि चलिए सर, मतलब अगर मैं इस वेक्टर के ट्रायंगल को देखूं तो मैं कह सकता हूं वेक्टर आई कैप प्लस दिस वेक्टर, देखो इसके हेड पे इस वेक्टर का टेल है, देखो इंसिडेंट रे के हेड पे नॉर्मल का टेल है, तो मैं कह सकता हूं आर कैप इज इक्वल, जरा ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूं आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आई कैप प्लस एन इंटू एन कैप। क्या ये मैं कह सकता हूं? बिल्कुल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि सर आपको तो दिया हुआ वेक्टर आई है, चलिए ये मान लिए, वेक्टर एन दिया हुआ ये मान लिए, ये तो आपने अपने मन से लगाया है, तो जो हमारे दिमागों की उपज है उसकी यहां पे खपत हो जानी चाहिए। अच्छा, अब हमारे सामने एक और चुनौती है कि इसका एन कैसे निकाला जाए, है ना। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एन कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका एन निकालने के लिए सोचिए, तो देखिए ये वेक्टर आई है तो ओबियस सी बात है ये वाला एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है तो आप समझ गए एन और आर के बीच में, जरा देखिए ये और ये वाला एंगल क्या है, ये भी आई होगा, ये आई तो ये भी आई, देखिए एन और वेक्टर आर के बीच में आई तो ये भी आई। क्लियर? अच्छा, अगर ये आई तो ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस 2 आई। जरा ध्यान से, तो आप अगर पूरा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात बड़ी अच्छे से समझ में आएगा कि ये और ये, देखिए ये यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ, अब मुझे ये लेंथ निकालना है। तो अगर आप ट्रायंगल्स रूल जानते हैं, ठीक है, साइन ट्रायंगल्स रूल, तो आपको पता होगा कि दिस एंगल बाय दिस साइड, है ना, इज इक्वल टू
दिस एंगल बाई दिस साइड। तो मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए, मैं ट्राइंगल्स रूल का सहारा लेने वाला हूं। क्लियर? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा, ठीक है, दिस एंगल या दिस साइड बाई दिस एंगल, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये साइड कितना है, तो अगर आप इसको एक नया ट्राइंगल बना के देखिए तो आपको ज्यादा फील आएगा। देखिए ये आपको आई दिखेगा, इसका लेंथ 1, इसका लेंथ n, इसका लेंथ 1, और ये भी क्या दिखेगा, आई दिखेगा। ये क्या दिखेगा, पाई माइनस 2i। क्या ये बातें सबको फील आ गई? तो 1 बाई साइन आई, मैं आराम से बोल सकता हूं 1 बाई साइन आई इज इक्वल टू 1 बाई साइन आई इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, n बाई साइन पाई माइनस 2i। क्या ये मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल। अगर आप जरा ध्यान से देखो, मुझे n में इंटरेस्ट था तो मैंने n निकाला, n जब मैंने निकाला तो ये क्या आ गया, क्लियर? तो देखिए साइन पाई माइनस 2i इधर आ गया, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस 2i बाई साइन आई। क्या ये पूरा फील आ गया? जरा ध्यान से। तो देखिए मैं यहां से चला, मुझे n में दुविधा आ गई, अब n मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए n को मैं क्या लिखूंगा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा है ना, तो इसको क्या लिखूंगा, साइन 2i बाई साइन आई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? और जरा ध्यान से देखिए, साइन 2i को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ साइन आई इंटू कॉस आई बाई साइन आई, मैं ऐसा लिख सकता हूं। जरा ध्यान से देखिए सारे लोग, ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन आई, साइन 2i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन आई कॉस आई बाई साइन आई। साइन आई और साइन आई कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा, ट्वाइस ऑफ कॉस आई। क्लियर? एक बात तो समझ में आ गया कि n की वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ कॉस आई होगा। मतलब ये वाला जो i है ना, तो उसका कॉस आई कर दीजिए, उसका 2 टाइम्स ये n की वैल्यू होगी। और आप ये बात पूरे अच्छे से फील भी कर सकते हो। सोचो कैसे, अगर मान लीजिए ये i की वैल्यू 60 डिग्री तो क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1 है ना, मतलब ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर। क्लियर? लेकिन एक और समस्या है हमारे पास, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर इस सवाल में समस्या समस्या का सॉल्यूशन पे आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, समस्या बोल रहे। ना 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 ना, मैं सॉल्यूशन पे ही जा रहा हूं। समस्या क्या है कि जब मैं एक समस्या का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, एक को सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा दिक्कत आ जा रहा है। जैसे मैंने यहां n को तो सॉल्व कर लिया, 2 cos i होगा, लेकिन अब आगे दिक्कत यह है कि यहां पे i भी तो नहीं दिया हुआ है, ये तो मैंने माना है। आपको तो गिवन में है सिर्फ वेक्टर i और वेक्टर n। ओहो अरे सर, अब क्या करें? क्या हम लोग होपलेस होके इसको छोड़ देंगे? नहीं, अब फिर से देखो cos i। अरे याद करो मेरे भाई, अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है और cos थीटा है तो आप याद करो, रिलेट कर सकते हो। याद करो, कहां से आप रिलेट करोगे? बिल्कुल याद आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे। क्लियर? तो देखिए मैं यहां पे लिखूंगा, अब इसी को मैं लिखूंगा, ठीक है। अब इसी वेक्टर को मैं लिखूंगा आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 cos i n कैप। लेकिन जरा ध्यान दो, अभी भी 2 cos i बेटा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है मेरे भाई। मतलब अब मुझे सॉल्व करना है 2 cos i को। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 cos i कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगा, दिस इज योर वेक्टर i एंड दिस इज योर वेक्टर n। तो आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन एक और चीज ध्यान दीजिएगा, 2 वेक्टर के बीच का एंगल याद रखेंगे कब डिफाइन होता है, चाहे वो टेल टेल कंबाइन हो या फिर हेड हेड कंबाइन। यहां तो हेड टेल कंबाइन है, तो आप एक काम कीजिए, इस वेक्टर को ठोक पीट के आगे कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस वेक्टर को ठोक पीट के आगे करोगे, ये वेक्टर आई यहां आ जाएगा, है ना, ये वेक्टर यहां आ जाएगा, ये वेक्टर आई। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस आई। तो जरा बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आई कैप एंड एन कैप? क्या आप आई बोलोगे? नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। क्यों? देखो दिस इज वेक्टर एन एंड दिस इज वेक्टर आई कैप, तो ये वाला एंगल जो डिफाइन होगा वही होगा हमारा पाई माइनस आई। अच्छा ये बात है सर, वाह सर क्या बात है।
शानदार सर, है ना मजेदार। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सो चलिए इन दोनों का डॉट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप डॉट एन कैप, तो क्या आएगा? तो देखिए आप जानते हो ए डॉट बी कोनो होबे, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होबे और कोनो होबे, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल कॉस पाई माइनस है ना, कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, तो पाई माइनस है। अच्छा अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आई कैप डॉट एन कैप कॉस पाई माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो माइनस कॉस पाई। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो जरा देखिए अगर आप चाहो तो वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वेक्टर आई कैप प्लस, जरा ध्यान से देखो तो 2 कॉस ऑफ आई को क्या लिख सकते हो, तो ये वाला इधर आ जाए, तो कॉस ऑफ आई को आप लिख सकते हो माइनस आई कैप डॉट एन कैप। तो जरा ध्यान से देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और करोगे तो बड़ा ही मजेदार रिजल्ट आने वाला है। आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस, जरा ध्यान से देखिए ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, तो ये आ गया हमारा वेक्टर आर। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? जरा ध्यान से देखिए, है ना मजेदार, ये काफी मजेदार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए मैंने वेक्टर आर कैप को आई कैप और एन कैप के टर्म में लिख दिया है। अच्छा एक बात बताइए, कैसे हम ये वेरीफाई करें कि ये वाला जो इक्वेशन है वो सही है या फिर गलत है? तो आप कोई केस लेकर भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आई एंड वेक्टर एन। क्या क्लियर? तो चलिए जरा देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमने जो इतना मेहनत किया है उसका रिजल्ट सही भी है या फिर गलत भी है, ठीक है। तो चलिए जरा चेक करते हैं। तो इसमें चेक करने के लिए दो हम लोग बहुत ही सिंपल सिचुएशन एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं केस नंबर 1 काउंट करता हूं, जिसमें मैं कहता हूं हमारा नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है याद कीजिए, ये हमारा एन कैप है तो ये हमारा आई कैप है। क्या ये बातें सबको फील आ गई? ये हमारा आई कैप, ये एन कैप। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, मिरर के साथ रे नॉर्मली फॉल होता है और फिर वापस वैसे ही जाता है। सो दिस इज आर कैप। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस गेम को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि जहां पे ये दोनों वेक्टर क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा आप ध्यान से देखिए, तो यहां पे आप कह सकते हो आई कैप इज बेसिकली माइनस ऑफ एन कैप, पहला इंपॉर्टेंट है ना, क्लियर। तो देखिए मुझे प्रूव करना है आर कैप क्या होगा, तो मुझे पता है कि आर कैप एन कैप के बराबर हो, तो देखते हैं। तो आई कैप इज माइनस ऑफ एन कैप पहला, और दूसरा क्या, तो देखिए आई कैप वेक्टर इधर है और एन कैप वेक्टर इधर है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो पाई है। तो चलिए जरा देखते हैं। तो पुट करते हैं ये सिचुएशन को, तो आई कैप की जगह मैं पुट करूंगा माइनस एन कैप, ठीक है, माइनस ट्वाइस आई डॉट एन, है ना। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 और पाई का वैल्यू कॉस पाई, क्लियर। और फिर से एन कैप। तो जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस एन कैप माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस 2 एन कैप। तो देखिए ये रिजल्ट हमारा आया आर कैप इज इक्वल टू एन कैप। क्या ये पूरी तरह से फील आ रहा है? बिल्कुल। और क्या ये रिजल्ट सही भी है? 100% सही है। बहुत अच्छे। अब आप आगे सोचिए, क्या मैं दूसरे सिचुएशन को एनालाइज कर सकता हूं? केस 2। मैं एक दूसरा सिचुएशन लेता हूं जिसमें हमारा, मैं थोड़ा सा मिरर को टिल्टेड दिखाता हूं, ये हमारा एन कैप, ये हमारा वेक्टर आई कैप, ये हमारा वेक्टर आर कैप। मुझे पता है इस सिचुएशन में आई कैप और आर कैप सेम आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप तो लिखोगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई डॉट एन इंटू एन। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
तो अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब ये रिजल्ट सिर्फ यहीं पे आके रुक जाता है। मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है और हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जर्नी को सही तरीके से कवर कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेकर आऊंगा इसी के सीरीज में।